मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे। क्लासिंग मेरी बहुत अच्छी चल रही होगी। जब तक ऑफलाइन क्लासेस नहीं आपके खुलते हैं, ऑफलाइन बैच तक आरंभ नहीं होते हैं, तब तक घर पर पढ़ने का एक बहुत अच्छा मौका है। घर पे अच्छे से स्टडी करिए, आपका समय ज़्यादा बर्बाद भी नहीं होगा। बेहतर तरीके से आप पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। तो अब हम क्वालिटी की आज की क्लास में हम लोग हाई कोर्ट समाप्त करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो उच्च न्यायालय पर चर्चा हो रही थी कि भारत का जो उच्च न्यायालय है उसको पढ़ रहे थे, है ना? उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है इस उच्च न्यायालय पर चर्चा कर रहे थे। उच्च न्यायालय के बारे में वैसे तो हम लोग सीख चुके हैं। जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, जब सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ा था, तो इसका 40-50% कॉन्सेप्ट उच्च न्यायालय का कंप्लीट हो गया था। क्योंकि जब हमने सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार पढ़े थे तो हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकारों की भी बात हुई थी, है ना? तो ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो हाई कोर्ट में कहां पर थे? हाई कोर्ट में कल पढ़ाया था कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 223। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की कल पर चर्चा हुई थी। कल कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पर चर्चा हो रही थी। अनुच्छेद 223 में पढ़ाया था कि जब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट हो, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जब अनुपस्थित हो, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जब कार्य करने में असमर्थ हो, तो राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजों में से, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक व्यक्ति को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना? हमने कहा था कि वैसे तो सामान्यतः किसी भी न्यायपालिका में दो प्रकार के न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और दूसरा अन्य न्यायाधीश। दो प्रकार के न्यायाधीशों की अवधारणा है न्यायपालिका में। लेकिन हमने कहा कि जब ये न्यायाधीश कहीं एब्सेंट हो जाए, जब ये न्यायाधीश कहीं अनुपस्थित हो जाए, जब ये न्यायाधीश मुख्य और अन्य कार्य करने में असमर्थ हो, तो न्यायपालिका ने ऐसी परिस्थितियों के लिए व्यवस्था कर रखी है। न्यायपालिका तैयार है इनकी जगह को भरने के लिए। अब इनकी जगह भरनी है तो और न्यायाधीशों का प्रावधान होगा और न्यायाधीशों की व्यवस्था की होगी। तो कल पढ़ाया था आपको कार्यवाहक न्यायाधीश, आज हम पढ़ाएंगे अनुच्छेद 224। अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 224 में अपर, ध्यान से सुनना, अपर या कार्यकारी न्यायाधीश। कल कार्यवाहक था, आज कार्यकारी है। अपर या कार्यकारी, अपर या कार्यकारी न्यायाधीश आपको ध्यान से पढ़ना है। न्यायपालिका बस समाप्त होने को ही है, एक दिन शायद और लग जाएगा, बस न्यायपालिका का अंत। ज्यादा अब दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, जिला न्यायालय की बस कुछ बारीकियां सीख लेंगे। तो अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की परिचर्चा अनुच्छेद 224 में है। इसकी व्यवस्था क्यों है? ये क्यों इस पद का गठन किया गया? क्या दिक्कत हो गई थी? कौन सी परिस्थिति के लिए यह न्यायाधीश की व्यवस्था है? भाई कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा ना। कि हमने कहा ना कि सामान्यतः जो न्यायाधीश है, सामान्यतः न्यायाधीशों की जो अवधारणा है, किसी भी न्यायपालिका में दो प्रकार के सामान्यतः न्यायाधीश होंगे, मुख्य और अन्य। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन ये कहीं से बीच से ये कहां से आ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ाए थे, मुख्य के अतिरिक्त पढ़ाए थे आपको तदर्थ न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। यहाँ भी पढ़ाएंगे हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, यहाँ तदर्थ की जगह वहां क्या पढ़ाएंगे? अपर या कार्यकारी न्यायाधीश और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो इनकी व्यवस्था क्यों है आप जान चुके हो। विषम परिस्थितियों के लिए ये न्यायाधीश कभी एब्सेंट है या हाई कोर्ट में कुछ हो जाता है, हाई कोर्ट में विवाद बढ़ जाते हैं, तो संविधान विवाद को सुलझाने के लिए तैयार है। सुनिए ध्यान से, अपर या कार्यकारी न्यायाधीश क्यों नियुक्त किया जाता है? तो सुन लो,
जब हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं तो हाई कोर्ट, जब हाई कोर्ट में मामलों की संख्या में वृद्धि हो जाए, मामलों की संख्या में वृद्धि हो जाए, जब हाई कोर्ट में मामलों की संख्या में वृद्धि हो जाए, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, है ना, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश मामलों का निस्तारण करने में, मामलों का निस्तारण करने में असमर्थ हो, मामलों का निस्तारण करने में असमर्थ हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा, एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो, हाई कोर्ट के जज बनने की एबिलिटी रखता हो, योग्यता रखता हो, ऐसी व्यक्ति की नियुक्ति करता है, और ऐसा व्यक्ति 2 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा, 2 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। अब सुनिए ध्यान से, अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 224 के तहत की जाती है। इसकी नियुक्ति क्यों की जाती है? जब हाई कोर्ट में मामलों की संख्या बढ़ जाए, अर्थात जब हाई कोर्ट में विवाद बढ़ जाए, अर्थात जब हाई कोर्ट में केस बढ़ जाए, हाई कोर्ट में जब विवाद ज्यादा आने लगे, जब मामले ज्यादा आए हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में जब मामले ज्यादा आएंगे, मामले में वृद्धि हो जाए, तो न्यायाधीश मामलों का निस्तारण करने में असमर्थ होगा, है ना। मामले जब ज्यादा आएंगे तो हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होंगे वो मामलों को सुन नहीं पाएंगे, अर्थात निस्तारण करने में असमर्थ होंगे, मामलों को सुलझा नहीं पाएंगे, मामलों पर निर्णय देने में असमर्थ होंगे, मामले पेंडिंग पड़े रहेंगे, मामले हाई कोर्ट में लंबित पड़े रहेंगे। अब बताओ, न्यायपालिका का तो उद्देश्य यही है ना कि लोगों को जल्दी से जल्दी निर्णय दिए जाए, लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। अब मामला पेंडिंग पड़े रहे हाई कोर्ट में, तो ये तो दिक्कत है। न्यायपालिका पे प्रश्न चिन्ह लगेगा कि आपका जो गठन है, न्यायपालिका की स्थापना तो इसीलिए की गई थी कि लोगों को न्याय मिले। अब मामला अगर बढ़ गए हैं न्यायपालिका में, हाई कोर्ट में विवाद ज्यादा आने लगे, तो हाई कोर्ट इसका जिम्मेदार है कि हाई कोर्ट कुछ व्यवस्था करे और मामलों को जल्दी से सुलझाए। तो मामला जब बढ़ेंगे तो जो न्यायाधीश होंगे उन न्यायाधीशों को दिक्कत आएगी। तो उस समय जो वर्तमान न्यायाधीश होंगे, तो जब उन न्यायाधीशों को दिक्कत आएगी निस्तारण करने में, मामलों को सुलझाने में न्यायाधीश को दिक्कत आएगी, तो संविधान ने कहा कि जब मामले बढ़ जाएं और मामले को सुलझाने में कोई दिक्कत आए, न्यायाधीश मामलों को सुलझा ना पाए, न्यायाधीश तो कम है और मामले ज्यादा आएंगे, फिर मामले पेंडिंग पड़े रहेंगे, तो मामलों को सुलझाने के लिए संविधान ने कहा कि सुनिए, हम राष्ट्रपति को यह अधिकार देते हैं, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट के जज की योग्यता रखने वाला, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति का चुनाव करेगा, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो हाई कोर्ट के जज की योग्यता रखता हो, और ऐसा व्यक्ति 2 वर्ष तक नियुक्त किया जाएगा, 2 वर्ष तक ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा। अब ऐसे व्यक्ति, अब जरूरी नहीं है 1, 4, 5, 1, 2, 10 जितने लोगों की जरूरत हुई, मामले जैसे ही बढ़े, हाई कोर्ट में विवाद बढ़े, और हाई कोर्ट के जो जज है वर्तमान में, उस समय जब मामले बढ़े, जब मामले हाई कोर्ट में बढ़े और उस समय जितने भी न्यायाधीश हैं वो मामले का निस्तारण करने में असमर्थ हैं, वो न्याय देने में असमर्थ हैं, वो मामलों का डिसीजन जल्दी से नहीं दे पा रहे हैं, तब राष्ट्रपति से कहा गया कि तुम्हें इसी अनुच्छेद में अधिकार है, आपको अधिकार है कि आप कुछ और नए न्यायाधीश लेके आओ, है, कोई नए न्यायाधीश लेके आओ, और नए न्यायाधीश क्या करेंगे, मामले जो बढ़ गए हैं उन मामलों को सुलझाने में मदद करेंगे। अब ऐसा नया न्यायाधीश जब आएगा मामले को सुलझाने के लिए, अर्थात हाईकोर्ट में मामलों की संख्या बढ़ गई,
अब मामलों की संख्या बढ़ गई तो नए न्यायाधीशों को बीच में ही आपातकाल स्थिति में नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। और ऐसी स्थिति में जो न्यायाधीश आएगा उस न्यायाधीश का नाम क्या होगा? अपर या कार्यकारी न्यायाधीश। हाई कोर्ट में जब मामलों की संख्या बढ़ जाए, हाई कोर्ट में जब विवाद बढ़ जाए और बड़े हुए विवादों को सुलझाने के लिए आपातकाल स्थिति में राष्ट्रपति जब नए न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तत्काल न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो वो न्यायाधीश अपर या कार्यकारी न्यायाधीश कहलाते हैं। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा और ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर लेगा कि भाई मामला बढ़ रहे, आओ तुम चले आओ, तुम सुलझा दो। कहीं किसी सड़क से किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, कहा तो हमें अपर या कार्यकारी न्यायाधीश बनाते हैं, वो कहेगा क्यों? हाई कोर्ट में मामला बढ़ गए हैं, चलो तुम्हें कार्यकारी न्यायाधीश बनाए। ऐसा नहीं करेगा। उसी व्यक्ति को लाएगा, उसी व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश बनाया जाएगा जो हाई कोर्ट के जज की योग्यता रखता हो, हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो। कल पढ़ाई थी हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यताएं, पढ़ाई थी ना, तो हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यताएं रखता हो और ऐसे व्यक्ति को अगर नियुक्त किया जाता है तो ये तय है कि 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। 2 वर्ष के बाद इसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, 2 वर्ष का। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है बात? एक बार हम फिर रिपीट करे दे रहे, स्क्रीनशॉट ले लेना। अनुच्छेद 224 में एक न्यायाधीश का पद गठित किया जाता है जिस न्यायाधीश का नाम है अपर या कार्यकारी न्यायाधीश। अपर या कार्यकारी न्यायाधीश का पद क्यों गठित किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हाई कोर्ट में मामलों की संख्या बढ़ जाए, जब हाई कोर्ट में विवादों की संख्या बढ़ जाए, अब विवाद बढ़ गए, मामले जब बढ़ गए, तो उस हाई कोर्ट के न्यायाधीश जितने भी हैं मुकर्रर उन विवादों को सुलझाने में असमर्थ हैं, उनका निस्तारण करने में असमर्थ हैं। मामले ज्यादा बढ़ गए, अब जितनी जल्दी मामले कैसे सुलझेंगे? तो निस्तारण करने में असमर्थ है। तब निस्तारण करने में असमर्थ है तो अब न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा ऐसी आपातकाल स्थिति में कि आओ उन मामलों को सुलझाओ, और जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा वो व्यक्ति न्यायाधीश कहलाएगा। और क्या नाम होगा उस व्यक्ति का? ऐसी आपातकाल स्थिति में जो व्यक्ति आएगा न्यायाधीश बनकर, वो क्या, कौन सा न्यायाधीश कहलाएगा? अपर या कार्यकारी न्यायाधीश। ऐसा व्यक्ति हाई कोर्ट के जज की योग्यता भी रखेगा। वही व्यक्ति अपर या कार्यकारी न्यायाधीश बनेगा जो हाई कोर्ट के जजों की योग्यता होनी चाहिए उसके पास, और ऐसा व्यक्ति 2 वर्ष के लिए आता है, 2 इयर्स। क्लियर है बातें? स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की परिचर्चा की संक्षेप में है 224। अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति क्यों की जाती है? तो आपको जवाब देना है जब उच्च न्यायालय में मामलों की संख्या बढ़ जाए तब अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है मामलों का निस्तारण करने के लिए। ठीक है, अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं। अगले प्रकार का हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश है, अनुच्छेद 224 का खंड 1, इन्हें लिखते रहना नोट में, यूपीएसआई वाले स्पेशल इन बातों को लिखते रहना। दरोगा में बहुत काम की चीजें हैं, प्रश्न बहुत बनते हैं। ठीक है, इनको लिखते रहना। अनुच्छेद 224 के ए में एक न्यायाधीश का पद का गठन किया गया जिस न्यायाधीश का नाम है सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश,
सेवानिवृत्त न्यायाधीश के पद का गठन किया गया। देखो सुप्रीम कोर्ट में भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश था। पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो पढ़ाया है आपको किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 128। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के पद का गठन किस अनुच्छेद के तहत, 224 का 1। ठीक है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की जरूरत क्यों पड़ती है, इसका गठन क्यों होता है, हमने बताया सेवानिवृत्त का मतलब है ऐसा न्यायाधीश जो रिटायर हो चुका है, जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया है, जो 62 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका है, अब घर पे बैठा है छुट्टी लेके, पेंशन पा रहे हैं आगे, लेकिन फिर भी कभी कभी आवश्यकता महसूस होती है न्यायाधीशों की। जो न्यायाधीश अपना कार्यकाल समाप्त कर चुके हैं, ऐसे न्यायाधीशों की संविधान कहता है आवश्यकता पड़ सकती है। मान लो जब ये ड्यूटी पर थे, अभी छुट्टी पर सेवानिवृत्त हैं, तो जब ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जब ये ड्यूटी पर थे, जब ये न्यायाधीश थे, जब ये सेवानिवृत्त नहीं थे, तो जब ये न्यायाधीश के पद पर थे, तब कोई ऐसा विवाद आया हो, अब इनके समय में मान लो उस विवाद का कोई निर्णय न निकल पाया हो और मामला लंबित पड़ा है हाई कोर्ट में, अभी भी वो मामला चल रहा है और तब तक ये रिटायर हो गए, अब ये रिटायर हो गए, वो मामला चल रहा है, अब वो मामला ज्यादा सेंसिटिव हो गया, वो मामला इतना खतरनाक हो गया कि कहीं ना कहीं इनकी आवश्यकता महसूस हुई। जिनके समय में वो विवाद सुलझा, पहली बार हाई कोर्ट में आया था, उस न्यायाधीश की आवश्यकता महसूस हुई, भैया ये विवाद किसके कार्यकाल में आया था, वो न्यायाधीश कहाँ है, बुलाओ। अब वो न्यायाधीश तो सेवानिवृत्त हो गए हैं, वो छुट्टी पर है, उनकी जरूरत पड़ी तो पढ़ सकती है ना, भले ही ना पढ़े, अगर पढ़ी तो संविधान तैयार है, संविधान भविष्य की चीजें लेकर चलता है। तो ऐसी परिस्थितियों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए एक दोबारा से उस न्यायाधीश को बुलाने के लिए एक अनुच्छेद बनाया गया 224 का ए, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति नहीं करेगा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से करता है, राष्ट्रपति की अनुमति से। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है, नियुक्ति लिख लो यहां की नियुक्ति हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से करता है। राष्ट्रपति से पूछेगा क्या जो रिटायर्ड न्यायाधीशों ने बुला ले, राष्ट्रपति कह दिया बुला लो, तो क्या करेंगे ये हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कहेंगे आइए, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बुलाएंगे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को ऑर्डर करेंगे, कहेंगे भैया आ जाओ, रिक्वेस्ट करेंगे, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या करेंगे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश इनकी रिक्वेस्ट या तो स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार। जरूरी नहीं है कि बुलाया और चले गए, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश ने बुलाया तो जरूरी नहीं है कि जो रिटायर्ड न्यायाधीश बैठा है वो चला आए, उसकी मर्जी, वो बात नहीं है, चाहे तो आ सकता है, चाहे तो मना कर सकता है, चाहे तो स्वीकार कर सकता है और चाहे तो अस्वीकार कर सकता है। मान लो उसने स्वीकार कर लिया, तब तो स्वीकार कर लिया तो अब वो कार्य करने लगेगा। जैसे ही उसने स्वीकार किया कि चलो हम आ जाते हैं, तो वह हाई कोर्ट में कार्य करने लगेगा। जिस हाई कोर्ट ने बुलाया, किसी भी राज्य का हाई कोर्ट बुला सकता है सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तो जिस राज्य के हाई कोर्ट ने इन्हें बुलाया, अब वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश कार्य करने लगेगा, कार्य करेगा तो वेतन भी देना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश का वेतन और भत्ता कितना मिलता है, इसका वेतन और भत्ता राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश का वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, क्लियर है बातें? एक बार फिर रिपीट करे दे रहे, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के पद का गठन
भारतीय संविधान में निहित अनुच्छेद 224 के 1 के तहत किया जाता है। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जिस हाई कोर्ट वाले न्यायाधीश को बुलाएंगे ना, तो उसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में यदि सेवानिवृत्त न्यायाधीश आना है तो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही नियुक्ति करेगा। ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में आना है सेवानिवृत्त और बिहार के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसकी नियुक्ति करें, ऐसा नहीं होगा। जिस राज्य के हाई कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीश आएगा, उसी राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इनको बुलाएगा, उनकी नियुक्ति करेगा। और मुख्य न्यायाधीश ऐसे नियुक्ति नहीं करेगा, राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति लेगा और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद अपना प्रपोजल भेजेगा सेवानिवृत्त न्यायाधीश के पास कि भैया आ जाओ हमारे राज्य में, तुम्हारी जरूरत है। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश इनकी रिक्वेस्ट को, इनके निवेदन को स्वीकार भी कर सकता है, स्वीकार भी कर सकता है। अस्वीकार कर दिया तो बात खत्म हो जाएगी। मान लो स्वीकार कर लिया, स्वीकार करने के बाद ये उसी हाई कोर्ट में कार्य करेंगे और जब कार्य करेंगे तो इनको वेतन भी मिलेगा। और वेतन सेवानिवृत्त न्यायाधीश का वेतन कितना होगा पता नहीं, बस इतना पता है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश का वेतन राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। राष्ट्रपति जितने पैसे चाहे उतने देगा, राष्ट्रपति इनके वेतन का निर्धारण करता है, निर्धारित करता है। ठीक है, आप एक बात और लिख लेना नोट में कहीं, एक बात मुझे याद आ गई, नोट में लिख लेना, नोट में, कि हाई कोर्ट के जो मुख्य और अन्य न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य और अन्य न्यायाधीश हैं, इनका जो वेतन भत्ता है, वेतन भत्ते में वृद्धि संसद कर सकती है, विधानमंडल नहीं। कंफ्यूज नहीं होना। भले ही राज्यों के लिए हाई कोर्ट है, लेकिन राज्यों के लिए हाई कोर्ट भले ही हो, लेकिन इनके वेतन भत्ते में वृद्धि कौन करेगी? संसद। याद रखना इस बात को, नोट में लिख लेना, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नोट्स बनाते रहना, आप अपना नोट्स बनाते रहना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है ना। अगर आपने अपना नोट्स बनाना बंद कर दिया तो समस्या गंभीर हो सकती है। नोट्स आप बनाते रहना। ठीक है, अगली बात पढ़ो, एक और अनुच्छेद पढ़ लो और हाई कोर्ट आपका समाप्त। एक और अनुच्छेद पढ़ लो, अनुच्छेद 220, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। और इसी अनुच्छेद के साथ ही हम क्या करेंगे? हाई कोर्ट को समाप्त कर देंगे। अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 220 में क्या लिखा है? ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 220 में हाई कोर्ट के जजों पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 220 कहता है कि किसी भी राज्य के जो हाई कोर्ट है, उनके हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, चाहे मुख्य न्यायाधीश चाहे अन्य न्यायाधीश, उन सभी न्यायाधीशों पर प्रतिबंध है। मुख्य या अन्य न्यायाधीशों पर प्रतिबंध है। किस बात का प्रतिबंध है सर? बताते हैं। अनुच्छेद 220 लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना, 220। हाई कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायाधीश का मतलब है मुख्य और अन्य न्यायाधीशों पर प्रतिबंध है। कैसा प्रतिबंध है? अनुच्छेद 220 कहता है कि इन पे प्रतिबंध लगा है। बोले कैसा प्रतिबंध है? तो देख लो कैसा प्रतिबंध है इन पर। अनुच्छेद 220 कहता है कि इनका प्रतिबंध इस प्रकार है, देखो, कि हाई कोर्ट का यदि कोई न्यायाधीश, ध्यान से सुनना, हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश
चाहे मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश अगर सेवानिवृत्त होता है, हाई कोर्ट का मुख्य और अन्य न्यायाधीश यदि सेवानिवृत्त होता है, यदि रिटायर होता है, तो रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्त के बाद वह उस हाई कोर्ट में कार्य नहीं करेगा, वह उस हाई कोर्ट में कार्य नहीं करेगा, उस हाई कोर्ट में वकालत नहीं करेगा, उस हाई कोर्ट में वकालत नहीं करेगा जिस हाई कोर्ट में वह न्यायाधीश रहा है। उस हाई कोर्ट में वकालत ही नहीं कर सकता जिस हाई कोर्ट में वह न्यायाधीश के पद पर रहा है। उस हाई कोर्ट को छोड़कर भारत के किसी भी हाई कोर्ट में, संबंधित हाई कोर्ट को छोड़कर संबंधित हाई कोर्ट को छोड़कर भारत के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में वह वकालत कर सकता है। किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में वह वकालत कर सकता है। किसी भी हाई कोर्ट में वह वकालत कर सकता है, या चाहे तो वह भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत कर सकता है, में भी वकालत कर सकता है, वकालत कर सकता है। अब ध्यान से देखो, मतलब क्या है? अनुच्छेद 220 कहता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर प्रतिबंध है, हाई कोर्ट के मुख्य और अन्य न्यायाधीशों पर प्रतिबंध है। बोले कैसा प्रतिबंध है? प्रतिबंध ये है कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो रिटायरमेंट के बाद उसी हाई कोर्ट में वकालत नहीं करेंगे। मतलब जिस हाई कोर्ट में ये न्यायाधीश थे, जिस हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे, उस हाई कोर्ट में कभी वकील नहीं बन पाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट है इलाहाबाद में, और यहाँ कोई न्यायाधीश रहा हो, तो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। अब रिटायरमेंट के बाद न्यायाधीशों का अधिकार है कि वकालत करें, वो वकील बन जाए चाहे तो, है ना। मन ना लगे भाई न्यायाधीश रहे इतने दिनों तक कार्य करते रहे तो आदत हो गई, तो कहीं ना कहीं काम करेंगे। तो कहा कि ठीक है तुम न्यायाधीश लायक नहीं हो लेकिन वकील बन सकते हो। लेकिन अनुच्छेद ये कहता है कि वकील उसी हाई कोर्ट में बन पाओगे जिस हाई कोर्ट में आप रहे नहीं थे। उस हाई कोर्ट को छोड़कर जिसमें आप न्यायाधीश थे, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे, यहीं से रिटायर हुए हो, तो आप वकील बन सकते हो, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं, संबंधित हाई कोर्ट में नहीं। अर्थात जिस हाई कोर्ट से आप रिटायर हुए हो न्यायाधीश के पद से, उस हाई कोर्ट में आप वकालत नहीं कर सकते। अगर उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट से आप रिटायर हुए तो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते। अन्य हाई कोर्टों में, भारत के जितने भी हाई कोर्ट उनमें कर सकते, बिहार में कर सकते हो आप वकालत, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में, जितने भी हाई कोर्ट हैं, उड़ीसा के हाई कोर्ट में, ठीक है। लेकिन जिस हाई कोर्ट के न्यायाधीश से आप रिटायर हुए हो, अगर कोई बिहार के हाई कोर्ट से कोई व्यक्ति रिटायर हुआ है ना, तो वो न्यायाधीश रिटायर हो गया, आप वकालत कर सकता है। तो बिहार का हाई कोर्ट का न्यायाधीश था, तो वकालत कहां का कर सकता है? बिहार के हाई कोर्ट को छोड़कर भारत के किसी भी हाई कोर्ट में। तो प्रतिबंध कहां लगा है? संबंधित हाई कोर्ट से। जिस हाई कोर्ट में आपने वकालत जिस हाई कोर्ट में आप न्यायाधीश के पद पर रहे, उस हाई कोर्ट में आप वकालत नहीं कर सकते। यह बात कौन कहता है? अनुच्छेद 220। हाँ, चाहो तो सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत कर सकते हो, लेकिन उस हाई कोर्ट में आप वकालत नहीं कर सकते जिस हाई कोर्ट में आप न्यायाधीश के पद पर आपने कार्य किया है। ऐसा क्यों प्रतिबंध है? क्योंकि आप जिस हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहे हैं, उस हाई कोर्ट की आप कमजोरियां जानते हैं, उस हाई कोर्ट की बारीकियां जानते हैं, और वकील बन के आप केस को पलट भी सकते हो, है ना, गलत को सही भी साबित कर सकते हो, क्योंकि उस हाई कोर्ट में आप न्यायाधीश रहे हो, आपको कमजोरियां पता है, और उसी हाई कोर्ट में आप अगर वकील बन गए तो गलत को सही साबित करने में आपको देर नहीं लगी, आप कर सकते हो ऐसा।
इसलिए प्रतिबंध लगता है कि उस हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते अनुच्छेद 220। ठीक है, प्रश्न पूछता है कि किस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य के हाई कोर्ट का न्यायाधीश उसी हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता। तो अनुच्छेद 220 के तहत किसी भी राज्य का अगर कोई न्यायाधीश है तो उसी राज्य में वकालत नहीं कर सकता। बिहार का न्यायाधीश है, रिटायर होने के बाद बिहार में वकालत नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश का न्यायाधीश है तो रिटायरमेंट होने के बाद उत्तर प्रदेश में वकालत नहीं करेगा। ऐसी वकालत पर प्रतिबंध लगाता है कौन? अनुच्छेद 220। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ओके, ले लिया होगा आपने। ठीक है, अब आपका हाई कोर्ट समाप्त हो गया है। हाई कोर्ट से संबंधित जितनी भी चीजें थी आपने पढ़ ली है, सभी कॉन्सेप्ट समाप्त हो गए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपका समाप्त। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपका समाप्त हो गया है। बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है। तो न्यायपालिका में हम लोग 3 स्तर पर न्यायपालिका देखी थी। 3 स्तर पर, एक का नाम था उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को हम लोगों ने पढ़ लिया है। दूसरे स्तर पर थी उच्च न्यायालय, जिसे हाई कोर्ट कहते हैं। उच्च न्यायालय, इसको भी पढ़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पढ़ लिया है। अब तीसरे स्तर की जो न्यायपालिका है वो जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला अदालत। इसको पढ़ने में भी 1 दिन लगेगा। कल हम इसको पढ़ाएंगे और कल ये समाप्त हो जाएगी जिला न्यायालय। 1 दिन का टॉपिक है, 30-35 मिनट का, और आपकी न्यायपालिका कल समाप्त हो जाएगी। आज सोच रहे आज नहीं, आज फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यह जिला न्यायालय में कॉन्सेप्ट है। जिला न्यायालय के अंतर्गत भी कई न्यायालय हैं। सामान्यतः तो न्यायपालिका की अवधारणा 3 स्तर पर है, लेकिन जिला न्यायालय में कल हम आपको बताएंगे जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है, न्यायाधीश क्या होते, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, है ना। तो जज मजिस्ट्रेट में अंतर सीखेंगे। कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, है ना, ये काम कहाँ करते हैं, तो यहाँ आपको पता चलेगा। दंडिक न्यायाधीश क्या होते हैं, मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, सेशन जज क्या होता है। कल दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय पर भी चर्चा इन्हीं के अंतर्गत होगी, जिला न्यायालय के अंतर्गत विशेष रूप से। चूंकि ये कॉन्सेप्ट है बारीकी जानने के लिए है, इसलिए आज ये चीजें अगर कंप्लीट कर दें तो उलझ जाएगी। ठीक है, तो आप अपने नोट्स बनाते रहिए। आज की क्लास इतनी रखें हम, क्योंकि फिर वीडियो बड़ी हो जाती है तो दिक्कत है। संविधान में ज्यादा कुछ नहीं बचा है, लेकिन फिर भी हम स्लो इसलिए पढ़ा रहे हैं और आराम से पढ़ा रहे हैं ताकि आप बारीकियां सीखते रहो। दरोगा के पेपर में कहीं से प्रश्न बाहर ना हो। पैट में 5 नंबर का आएगा पॉलिटी, 5 का। पॉलिटी समाप्त होते ही अगर ऑफलाइन क्लासेस शुरू होती हैं तो ऑफलाइन में एक जीके का विषय रहेगा, एक ऑनलाइन में, है ना। 5-5 नंबर के वहां जीके के विषय कंप्लीट होंगे। और जैसे ही आपका सिलेबस बहुत जल्दी, अभी दरोगा वाला सिलेबस समाप्त होने को है, तो हम लोग रोज इसी मूवमेंट के साथ, इसी गति के साथ हम लोग दरोगा का यूपीएसआई की प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, है ना। नेट इशू नहीं है, अब ना साउंड प्रॉब्लम है, दोनों का सॉल्यूशन कर लिया है हम लोगों ने। ठीक है, तो क्लास बाधित नहीं हो सकती। हाँ, रेयर केस में कभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वो आपातकाल लग जाए वो अलग बात है, लेकिन अब जल्दी से ना तो साउंड प्रॉब्लम होगी और ना ही नेट इशू, बिल्कुल क्लियर चलेगा, साउंड भी क्लियर आएगी। बस अब आपको तैयार होकर बैठना है दरोगा का पेपर और पैट का एग्जाम। एसएससी जीडी की भी वैकेंसी आने वाली है और कई सारी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी के तहत आने वाली है। तो जैसे ही पॉलिटिक्स समाप्त होती है, आपको जीके की प्रैक्टिस, है, हिंदी के प्रैक्टिस सेट, मैथ के और रीजनिंग के चारों प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे और बहुत अच्छी तरीके से दरोगा के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, बारीकियां सीखेंगे और जो चीजें सब्जेक्ट वाइज छूटी हैं उनको साथ में एक साथ अलग
किसी टाइमिंग पर, अलग किसी टाइम पर हम लोग इंडिविजुअली जीके या मैथ के जो चैप्टर छूटे रहेंगे उनको पढ़ते रहेंगे और प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस क्लासें भी चलती रहेगी। ठीक है, अब नेट इशू, साउंड इशू है ही नहीं और ना ये रहेगा जल्दी से, कभी कभी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन अब लगभग सही है। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त करते हैं, हम लोग कल जिला अदालत पढ़ेंगे। धन्यवाद।